हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले इसमें एक कोड दी है जो बहुत अच्छी है और मुझे लगता है ये सबको पढ़नी चाहिए। तो इसमें लिखा है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। और ये कोड दिया है मार्टिन एच फिशर ने। और इसका सिंपल सा ये मीनिंग होता है कि जिस तरह कोई डिक्शनरी एक साहित्य नहीं होती, लिटरेचर नहीं होता, उसी तरह इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने आप में साइंस नहीं है, ठीक है, विज्ञान नहीं है। कुल मिला के इसे कहने का ये मतलब है कि जब तक किसी चीज़ को लाइफ में अप्लाई न किया जाए, हम उसे विज्ञान नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि साहित्य अपने आप में पूरा ग्रंथ होता है। So we can say that science is not just a fact, it is more than fact, means more than knowing something. इसी के साथ हम लोग अपना ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ रियल लाइफ की सिचुएशंस दे रखी हैं, और ये सिचुएशन देने का इनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये समझा सकें। तो इन्होंने थर्ड लाइन में समझाया ये है कि अ केमिकल चेंज अकर, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। मीन्स जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, मतलब रासायनिक बदलाव होगा, तो रासायनिक क्रिया वहाँ पे होगी। यही छोटी सी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? ये एक तरह का केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज को डिफाइन कर सकते हैं, या चेंज को हम कैटेगराइज करते हैं कि चेंज किस किस टाइप का होता है। ये 9th क्लास में दिया गया है कि चेंज दो तरह के हो सकते हैं, एक फिज़िकल लेवल पे, एक केमिकल लेवल पे। जब हम फिज़िकल लेवल पे चेंज की बात करते हैं तो मतलब हम बस मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, या जो बाहर हमें दिखने वाले ट्रेड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन जब हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो हम किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड के कंपोजिशंस की बात करते हैं। तो जब किसी सब्सटेंस या कंपाउंड के कंपोजिशन में चेंज हो, इंटरनल कंपोजिशन में, जिससे उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। और ऐसे चेंज जहाँ भी होंगे उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी कंडीशन में केमिकल रिएक्शन होगा। इसके बाद हमें बताया गया है, एक एक्टिविटी से बताया गया है, ये मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें दो चीज़ जो नोट करने के लायक है वो ये, जब मैग्नीशियम बर्न होता है, सबसे पहले मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम उसे साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं किससे? सैंड पेपर से, ताकि उसमें प्रेजेंट सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए। दूसरी चीज़ जो है वो है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो उस वक्त किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसे ऑब्ज़र्व करना। डेजिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। और तीसरी चीज़ जो नोट करने लायक है वो ये है कि इसमें जो मैग्नीशियम जब भी बर्न करता है तो वाइट ऐश में, यानी वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक तरह का एग्जाम्पल होता है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है और जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, उसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल कर जाए तो वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसी तरह
इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा H2 का, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ O2, तो वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अब रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं वो हमें आगे बता रखा है, और उससे पहले हमें इन लोगों ने किसी भी इक्वेशन को किस तरह से हम बैलेंस करते हैं उसके प्रोसेस को बताया है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्टिविटी 1.2 और 1.3। ये TGT साइंस स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस 10th क्लास के बच्चों के लिए तो है ही। तो इसमें लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया है। लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को डालेंगे, और उसके बाद जो चेंज होगा उसे ऑब्जर्व करेंगे। फिर तीसरी एक्टिविटी जो दी है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल यानी जिंक के मेटल्स को लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, और फिर जो चेंज होता है या जो चेंजेस होते हैं उस टेस्ट ट्यूब में उसे ऑब्जर्व करने को कहा गया है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों एक्टिविटी इसलिए करवाई गई है ताकि हमें ये लोग बता सके कि किस कंडीशन में कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। तो यहाँ पे 4 बेसिक क्राइटेरिया दिए हैं। पहला, चेंज इन स्टेट। अगर सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। अगर कलर में चेंज हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। कोई गैस पर्टिकुलर निकल रही है तब भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या टेम्परेचर में कोई चेंज हो, ठीक है, जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, मतलब एनर्जी निकली है रिएक्शन में। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बाद हमें बताया गया है कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in a sentence from a quite long is the description of the chemical reaction in a sentence form is quite long। मतलब अगर हम वर्ड्स में सेंटेंस के फॉर्म में किसी रिएक्शन को लिखें तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसी वजह से इस चीज़ को छोटा करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज का या कुछ वर्ड्स इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, और उनसे बनी इक्वेशंस को ही हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये 10th के बच्चों के लिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। द substance that undergo chemical change in reaction 1.1, यानी मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। सबसे पहले बताया रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो जिस चीज़ का रिएक्शन करवा रहे हैं उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और जो चीज़ बन के आ रही है एंड प्रोडक्ट उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। अब इस केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फॉर्मूला में मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, वहीं ऑक्सीजन का होता है O2, और दोनों कंबाइन होकर MgO बनाते हैं। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, इसे हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं, मतलब रफ इक्वेशन जो बनती है, क्योंकि इसे अभी तक हमने बैलेंस नहीं किया है। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें LHS
साइड का जो रिएक्टेंट होता है वो इक्वल हो RHS साइड के प्रोडक्ट के, ठीक है। यानी RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, जिंक को हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाया है। तो इसमें जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4 और जिंक सल्फेट का ZnSO4 प्लस H2। फॉर्मूला स्केल्टन इक्वेशन लिखती है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। वैसे तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी बैलेंस करने के लिए जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं या जो जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सबसे पहला है कि एलिमेंट, जो जो एलिमेंट है हम उन्हें पहचानेंगे, एक साइड लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे LHS का, यानी रिएक्टेंट का, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, उन्हें काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। जैसे जिंक रिएक्टेंट है, ये कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1, तो इनकी नंबरिंग काउंटिंग करके लिखेंगे। हाइड्रोजन इसी तरह 2 है, तो रिएक्टेंट साइड में 2 लिख दिया, और प्रोडक्ट साइड भी 2 है तो प्रोडक्ट साइड भी 2 लिख दिया। इसी तरह सल्फर और ऑक्सीजन को काउंट करके उनके नंबर लिख दिए। अगर ये नंबर्स LHS RHS साइड के और LHS साइड के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। और अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। सपोज हमें ये इक्वेशन दे रखी है, आयरन का रिएक्शन किया है वाटर के साथ, आयरन ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस निकली है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है उन्हें लिख लेंगे। इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमने लिख लिया। फिर LHS साइड में इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो लिखेंगे काउंट करके, और प्रोडक्ट साइड में इन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम हैं उन्हें लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि आयरन का रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में कितना है, ये 3 है, ये नीचे वाला 3 काउंट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स हैं, तो दोनों को हम लिख लेंगे। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के एलिमेंट जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो आपस में इक्वल नहीं है, उनका नंबर इक्वल नहीं है, तो अब हम इन्हें इक्वल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले उस कंपाउंड को या उस सब्सटेंस को चुनेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो। जैसे इस वाले में सबसे ज़्यादा एटम आयरन ऑक्साइड में है, ठीक है। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना। तो इसमें जो भी मैंने बताया वही सब वर्ड में लिखा है। पहला स्टेप तो स्केलेटन इक्वेशन फॉर्म करना है। दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके लिखना है LHS और RHS साइड में। तीसरा स्टेप में है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सब्सटेंस में या कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, और उसे स्टार्ट करके सबसे पहले उससे बैलेंस करेंगे। यहाँ सबसे पहले इन्होंने Fe3O4 को बैलेंस किया है। कैसे किया है, रिएक्टेंट साइड में 4 को ऐड करके। सेकेंड स्टेप में जब रिएक्टेंट साइड में 4 को ऐड किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बढ़ गए, तो अब उसे प्रोडक्ट साइड बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन आयरन अभी भी बैलेंस नहीं है। आयरन को बैलेंस करने के लिए हमने रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया है। ये देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसके पहले वाले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है।
जो फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी तो वो कुछ ऐसी होगी, ये है। तो बस इसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देंगे। नेक्स्ट इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर जो ये सिंबल्स लिखे हैं ये स्टेट शो करते हैं एलिमेंट्स के। जैसे आयरन इसमें सॉलिड स्टेट में है, H2O यानी वाटर इसमें गैसियस स्टेट में है, लिक्विड में नहीं है, गैसियस में है। और Fe3O4 सॉलिड में है, H2 गैसियस स्टेट में है। तो ये जो G है ये गैस का सिंबल है, S सॉलिड का सिंबल है। यहीं अगर लिक्विड होता तो L शो करते, और कोई सॉल्यूशन होता पर्टिकुलर तो उसे AQ से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन दी गई है वह कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो ये CH3OH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है जिसमें ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप लोग चेक करना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन के आंसर तो पहले ही मिल चुके हैं। पहले दिया रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है, इम्प्योरिटी हटाने के लिए। दूसरे में दिया कि इन्हें वर्ड इक्वेशन दी है, हमें इन्हें बैलेंस इक्वेशन बनाना है। तो हाइड्रोजन का अगेन H2 सिंबल होता है प्लस क्लोरीन का Cl2 होता है, दोनों रिएक्ट करके 2HCl बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह बेरियम क्लोराइड और सोडियम का रिएक्शन आप लोग बनाएंगे। बेरियम का Ba होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। ठीक है, तो BaCl2 होगा ये, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, और एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4। ठीक है, तो इसे बैलेंस करके आप लोग सॉल्व करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, ये सेंटेंस बेस्ड इक्वेशन दे रखी है और इसे हमें सिंबल्स में फॉर्म करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।